हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ पॉलिटेक्निक एकेडमी। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं अगेन आप लोग को टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ाऊंगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि चार टाइप्स का इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। एक को लीनियर सर्किट बोलते हैं, दूसरे को नॉन लीनियर सर्किट बोलते हैं, तीसरे को यूनिलैटरल सर्किट बोलते हैं और चौथे को बाईलैटरल सर्किट बोलते हैं। लीनियर सर्किट ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में डील कर चुका हूं। सो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉन लीनियर सर्किट से। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो लेक्चर में जो टर्म हम लोग पढ़े थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोग को इलेक्ट्रिक सर्किट का कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट में ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट को इलेक्ट्रिकल सर्किट भी बोला जाता है। और इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है तो मैंने बताया था, एक बंद रास्ता जिसमें करंट फ्लो करता है, उसी बंद रास्ते को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ठीक ना, एक क्लोज पाथ होता है जिसमें करेंट जो होता है जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है उसी पॉइंट पे आ जाता है, तो वैसे पाथ को ही हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आप लोग को इलेक्ट्रिक सर्किट का कॉन्सेप्ट बताया था। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को इलेक्ट्रिक सर्किट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ साथ आप लोग को आगे मैग्नेटिक सर्किट का भी हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक ना, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, ये जानना ज़रूरी है। फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है, वहाँ पे जो हम लोग सर्किट डील करेंगे, वहाँ पे आप इलेक्ट्रिक सर्किट के जगह पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डील करने वाले हो। और जब मैं वहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे ना तो इलेक्ट्रिक सर्किट होगा ना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा, वहाँ पे डिजिटल सर्किट होगा। तो जितने भी टाइप्स के सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट हो, मैग्नेटिक सर्किट हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हो और या फिर डिजिटल सर्किट हो, सब में कुछ कॉमन बात होता है। सब में एक चीज़ कॉमन है कि जो सिग्नल होगा उस सर्किट का वो क्लोज पाथ बनाएगा। वो क्या बनाएगा? क्लोज पाथ बनाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट है तो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के द्वारा क्लोज पाथ बनाया जाता है, तो वो जो करंट हो गया उस सर्किट का एक सिग्नल हो गया। इस बात को ऐसे समझिए। ठीक है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट जो होता है उसमें क्या होता है कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स के द्वारा एक क्लोज पाथ बनाया जाता है, तो वो जो फ्लक्स हो गया वही उसका सिग्नल हो गया मैग्नेटिक सर्किट का। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का सिग्नल हो गया करंट, ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट का सिग्नल हो गया फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के द्वारा क्लोज पाथ बनाया गया, मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स के द्वारा बनाया गया। वैसे ही जब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मिलेगा तो वहाँ पे भी करंट के द्वारा ही क्लोज पाथ बनाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। तो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एक जैसे होते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों के सिग्नल्स क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। बहुत सारा कंपोनेंट्स जो होता है सर्किट का वो भी कॉमन होता है। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाओगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जब हम लोग डिजिटल सर्किट की बात करते हैं तो डिजिटल सर्किट में डिजिटल सिग्नल क्लोज पाथ बनाता है। तो सब जगह एक चीज़ कॉमन हुआ कि कुछ ना कुछ सिग्नल वहाँ पे क्लोज पाथ बनाता है। क्लोज पाथ का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जो सिग्नल है जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे आके उसको मर्ज करना होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि क्लोज पाथ हुआ। ठीक है, तो आप लोगों को हर एक सर्किट का नॉलेज होना जरूरी है। आज की क्लास में अब हम लोग बात करने वाले हैं नॉन लीनियर सर्किट के बारे में। और नॉन लीनियर सर्किट का कॉन्सेप्ट हम लोग लीनियर सर्किट से रिलेट करके पढ़ेंगे। लीनियर सर्किट में आप लोग को बताया था कि एक ऐसा सर्किट जिसमें करंट वोल्टेज के साथ साथ यूनिफॉर्मली चेंज होता है, तो वैसे सर्किट्स को हम लोग लीनियर सर्किट बोलते हैं। मैंने बताया था कि जिस रेशियो से वोल्टेज इंक्रीज करता है, अगर उसी रेशियो से करंट किसी सर्किट में इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तो उसको हम लोग लीनियर सर्किट बोलते हैं। और लीनियर सर्किट के लिए मैंने बताया था कि लीनियर सर्किट को हम लोग जो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को वो स्ट्रेट लाइन से देखोगे। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। स्ट्रेट लाइन मैंने क्या बताया था कि जिस रेशियो से वोल्टेज इंक्रीज करेगा उसी रेशियो से करंट इंक्रीज करेगा किसी सर्किट में, तो वैसे सर्किट को लीनियर सर्किट बोलते हैं। मैंने एग्जांपल भी बताया था कि अगर वोल्टेज 1 वोल्ट है यहाँ पे तो करंट 1 एम्पियर आएगा। बस एग्जाम्पल के रूप में बताया था कि यहाँ पे 1 वोल्ट और 1 एम्पियर। हालांकि वोल्टेज और करंट का वैल्यू वो तो सर्किट पे डिपेंड करता है, सर्किट के और भी पैरामीटर पे डिपेंड करता है। ठीक ना, जैसे करंट का वैल्यू रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, बट हमने एग्जांपल थोड़ा सा सिंपल रखा था ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, इसलिए मैंने वोल्ट और एम्पियर में ये वैल्यू लिया था। फिर मैंने बताया था कि 2 वोल्ट अगर वोल्टेज का वैल्यू होगा तो करंट का वैल्यू आपका 2 एम्पियर होगा। ठीक ना, और मैंने बताया था कि इन लोग का जो रेशियो निकालते हो
ठीक ना, वोल्टेज और करंट का, तो रेसिस्टेंस का वैल्यू मिलता है और रेसिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट आता है किस में भाई, तो लीनियर सर्किट में। ठीक है, अब चलो इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली समझाते हैं। जैसे मान लो ये कोई सर्किट है, ठीक ना, एक इसमें रेसिस्टर है, ये रेसिस्टर है, ये आपका लोड हो गया, ठीक ना। अभी लीनियर सर्किट को हम डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे एक डीसी वोल्टेज सोर्स सप्लाई कर दिए प्लस माइनस, यहाँ पे थोड़ा समझोगे इसको, और ये एक वेरिएबल डीसी सोर्स है, ठीक ना। क्या है, वेरिएबल डीसी सोर्स है। वेरिएबल डीसी सोर्स वो होता है जिसके वोल्टेज को बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, एक एक वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले हम लोग दिए 0 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस सर्किट में अमीटर लगा के चेक किया गया तो देखा गया यहाँ पे करंट का भी वैल्यू क्या है, 0 एम्पियर है। फिर इसके वैल्यू को 1 वोल्ट कर दिया गया। सुनोगे ध्यान से, नहीं दिखाई दे रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है, आप सुनो ध्यान से। यहाँ से वोल्टेज 1 वोल्ट कर दिया गया तो पता चला करंट भी यहाँ पे 1 एम्पियर हो गया, ठीक है। ये वाला कहानी यहाँ से रिलेट करके समझते रहोगे। फिर वोल्टेज के वैल्यू को 1 वोल्ट और बढ़ा दिया गया, 2 वोल्ट कर दिया गया तो पता चला करंट अपने आप ही 2 एम्पियर हो गया। बढ़ाए क्या, तो वोल्टेज कितना वोल्ट से, तो 1 वोल्ट से। अपने आप क्या बढ़ा, तो करंट कितना एम्पियर से, तो 1 एम्पियर से। देखोगे दोनों का रेशियो सेम रहता है, वोल्टेज 1 वोल्ट से बढ़ रहा है तो करंट भी 1 वोल्ट से बढ़ रहा है। अब वोल्टेज के वैल्यू को और बढ़ा देंगे, 2 वोल्ट से इसको 3 वोल्ट कर देंगे तो करंट आपका अपने आप ही 2 एम्पियर से 3 एम्पियर हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो कोई ऐसा सर्किट जिसमें वोल्टेज के साथ साथ करंट भी उसी हिसाब से बढ़े या फिर घटे, दोनों बोल सकते हैं। बढ़े जैसे वोल्टेज का वैल्यू बढ़े तो करंट का भी वैल्यू साथ साथ बढ़े, वोल्टेज का वैल्यू घटे तो करंट का भी वैल्यू साथ साथ घटे, तो वैसे सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर सर्किट बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने डील किया हुआ है। आज के क्लास में हम लोग नॉन लीनियर सर्किट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, लेकिन डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम एक चीज़ जरूर बताना चाहेंगे कि लीनियर सर्किट और नॉन लीनियर सर्किट दोनों का डेफिनेशन लगभग सेम है, ठीक है। लगभग नहीं, पूरा का पूरा सेम है, सिर्फ एक वर्ड का अंतर है। तो चलिए पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक करंट चेंजेज अनयूनिफॉर्मली विद द चेंजेज ऑफ वोल्टेज इज कॉल्ड नॉन लीनियर सर्किट। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, चलिए अभी हम समझाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट चेंजेज अनयूनिफॉर्मली, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट चेंज हो रहा है लेकिन अनयूनिफॉर्मली हो रहा है। जबकि लीनियर सर्किट में ये वर्ड हमने यूज किया था यूनिफॉर्मली, यहाँ पे क्या यूज किया गया, अनयूनिफॉर्मली विद द चेंज ऑफ वोल्टेज, ठीक ना। इसका मतलब ये हो गया कि कोई ऐसा सर्किट जिसमें वोल्टेज चेंज होने से उसका जो करंट है वो अनयूनिफॉर्मली चेंज होता है, मतलब एक समान चेंज नहीं होता। अनयूनिफॉर्मली मतलब एक समान नहीं, असमान रूप से बढ़े। तो वैसे सर्किट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर सर्किट बोलते हैं। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम अभी आप लोग को सर्किट से और इसके ग्राफ से समझाएंगे, क्लियर हो जाएगा। बट एक दिमाग में बात रख लो कि ऐसा सर्किट जिसमें वोल्टेज के चेंज होने से करंट का वैल्यू यूनिफॉर्मली चेंज नहीं होता है, तो वैसे सर्किट को हम लोग नॉन लीनियर सर्किट बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे हम लोग को सर्किट थ्रू आउट द पूरे सेमेस्टर में मिलते रहते हैं, जिसमें आप देखोगे क्या कि वोल्टेज तो बढ़ रहा है ठीक ठाक वैल्यू से, लेकिन करंट या तो ज़्यादा बढ़ रहा है या कम बढ़ रहा है, उसका रेशियो मेंटेन नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या था, तो इनका रेशियो मेंटेन होता है। रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालोगे तो हमेशा 1 ओम आएगा, लेकिन यहाँ पे रेसिस्टेंस का वैल्यू कुछ भी आ सकता है। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको ग्राफ और सर्किट से समझाएंगे। द रेक्टिफायर सर्किट इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन लीनियर सर्किट। बोला गया कि जो रेक्टिफायर सर्किट होता है वो एग्जाम्पल होता है नॉन लीनियर सर्किट का। यहाँ पे ये जो सर्किट मैंने कंस्ट्रक्ट किया हुआ, ये सर्किट रेक्टिफायर सर्किट है। आगे के सेमेस्टर में आप लोग को रेक्टिफायर पढ़ने के लिए मिलेगा, और इस सेमेस्टर में जो आप लोग का फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है, उसमें आप लोगों को एक डायोड के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है रेक्टिफायर डायोड। तो वैसा डायोड जो रेक्टिफायर सर्किट में यूज होता है उसको रेक्टिफायर डायोड बोलते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि अगर ये रेक्टिफायर है, ठीक ना, ये अगर रेक्टिफायर सर्किट है तो इसका काम क्या है, तो ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। पहला बात यही याद रखना है। व्हाट इज रेक्टिफायर सर्किट? ए सर्किट विच कन्वर्ट एसी सिग्नल टू डीसी सिग्नल। एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। आपके मोबाइल चार्जर के अंदर में
लैपटॉप चार्जर के अंदर में, या डिजिटल कैमरा के अंदर में, या और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में रेक्टिफायर यूज होता है। फिलहाल अभी इतना याद रखो कि आपके मोबाइल चार्जर के अंदर में रेक्टिफायर यूज होता है। अगर आपके मोबाइल चार्जर के अंदर में रेक्टिफायर है तो उस रेक्टिफायर का वहाँ पे काम क्या है, तो वो AC सिग्नल को DC सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब चलो अभी हम लोग को रेक्टिफायर पे कम डिस्कस करना है, हम लोग को डिस्कस करना है नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में या नॉन लीनियर सर्किट के बारे में। अब देखो होता क्या है, इसमें वोल्टेज के साथ साथ करंट यूनिफॉर्मली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा, या एक लाइन में बोल सकते हो कि वोल्टेज के चेंज होने से करंट यूनिफॉर्मली चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। इसमें देखोगे, पहले ग्राफ से समझो। यहाँ पे वोल्टेज जो है शुरू में देखोगे ये एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने वोल्टेज लिया है, यहाँ पे 0 वोल्ट का वोल्टेज होगा, फिर यहाँ पे मान लो 0 के लिए 0.2 वोल्ट, फिर यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू होगा 0.4 वोल्ट, फिर यहाँ पे 0.6 वोल्ट, फिर 0.8 वोल्ट, 0.2 से बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 1 वोल्ट, यानी कि 0.2 वोल्ट से वोल्टेज को इंक्रीज किए। तो वोल्टेज कितना वोल्ट से इंक्रीज कर रहे हो, 0.2 वोल्ट से इंक्रीज कर रहे हो या चेंज कर रहे हो। अब देखो करंट का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे करंट का भी क्या करना है, डिवीजन कर लेना है। वाई एक्सिस पे करंट है, सोचो कि यहाँ पे आपका 1 मिली एम्पियर है करंट का वैल्यू, इस पॉइंट पे 2 मिली एम्पियर एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए आप लोग को। यहाँ पे 3 मिली एम्पियर, यहाँ पे 4 मिली एम्पियर, समझोगे बात को, और यहाँ पे 5 मिली एम्पियर। अब देखो होगा क्या, अगर आपसे किसी ने पूछा कि बताओ 0 वोल्ट पे करंट का वैल्यू कितना होगा, तो तुम बोलोगे कि सर 0 वोल्ट पे तो करंट का वैल्यू 0 मिली एम्पियर आएगा। अब किसी ने पूछा कि बताओ 0.2 वोल्ट पे 0.2 वोल्ट पे करंट का वैल्यू कितना है, सॉरी यहाँ पे 0 मिली एम्पियर होगा। 0.2 वोल्ट पे करंट का वैल्यू क्या होगा, तो करंट का वैल्यू यहाँ पे अगेन 0 मिली एम्पियर होगा। देखोगे ये ग्राफ जो है ग्रीन लाइन वाला, ये कैसे चला है, इसी पे सटा हुआ है, ठीक ना, इसके साथ साथ, यानी कि वाई एक्सिस वाला कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलेगा। वाई एक्सिस पे करंट है तो 0.2 पे करंट का वैल्यू 0 मिल गया। वैसे ही आपसे किसी ने पूछ लिया कि 0.4 वोल्ट पे बताइए, तो 0.4 वोल्ट पे करंट का वैल्यू बताइए, तो 0.4 वोल्ट पे करंट का वैल्यू अगेन 0 मिली एम्पियर है। ठीक है, अब किसी ने पूछा कि अब बताओ 0.6 पे क्या होगा, तो 0.6 वोल्ट पे कुछ करंट का वैल्यू आएगा, मान लेते हैं 1 एम्पियर आ गया, 1 मिली एम्पियर आ गया। ठीक है, फिर किसी ने पूछा कि बताओ यहाँ पे 0.8 पे क्या होगा, तो 0.8 पे लगभग 0.8 वोल्ट पे लगभग 8 मिली एम्पियर का वैल्यू आ गया। उसके बाद फिर किसी ने पूछा कि 1 वोल्ट पे क्या वैल्यू आ गया, तो 1 वोल्ट पे पता चला कि बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रहा है। ठीक है, देखोगे कितना पे 1 वोल्ट पे ये वैल्यू कितना आ गया करंट का, तो मान लो यहाँ पे कुछ आ जाएगा 18 मिली एम्पियर। एक बात बताओ, यहाँ पे क्या वोल्टेज और करंट का रेशियो निकालेंगे तो रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम आएगा, निकाल के देख लो। ठीक ना, इसके लिए अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालोगे तो 0 वोल्ट बाई 0 मिली एम्पियर। अगर R1 का वैल्यू निकालोगे, ठीक ना, तो क्या निकालोगे, इस वोल्टेज को इससे करंट को डिवाइड करोगे तो 0 बाई 0 0 ओम आ जाएगा। यहाँ पे निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ठीक ना, R2 का वैल्यू तो 0.2 वोल्ट डिवाइडेड बाई 0 मिली एम्पियर। अब किसी भी वैल्यू को 0 से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो इन्फिनाइट आ जाता है, यानी कि यहाँ पे रेसिस्टेंस का वैल्यू इन्फिनाइट आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। यहीं से तुम कंपेयर कर सकते हो, एक बार 0 आया, एक बार इन्फिनाइट आ गया। अच्छा, R3 पे निकाल लो, R3 पे क्या होगा, तो वोल्टेज 0.4 वोल्ट है और करंट का वैल्यू तुम्हारा 0 मिली एम्पियर है, अगेन क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। R4 भी निकाल लेते हैं, यहाँ से करंट का वैल्यू निकालोगे तो 0.6 वोल्ट और यहाँ पे 1 मिली एम्पियर है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.6 ओम आ जाएगा। ऐसे ही रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालो, हर बार देखोगे रेसिस्टेंस का वैल्यू अलग ही आ रहा है, कांस्टेंट नहीं आ रहा। जबकि लीनियर में मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि करंट का वैल्यू क्या आता है, कांस्टेंट आता है, सॉरी रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या आता है, कांस्टेंट आता है। लीनियर सर्किट में रेसिस्टेंस का वैल्यू कुछ पैरामीटर कांस्टेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। वोल्टेज करंट सब अलग अलग फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, यानी कि वोल्टेज के चेंज होने से करंट आपका यूनिफॉर्मली चेंज नहीं होता है। चलो अब थोड़ा सा इस सर्किट से आप लोग को बताते हैं कि ये जो सर्किट है ये नॉन लीनियर सर्किट क्यों है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखो एक्चुअली क्या है ना, जब हम डायोड के बारे में पढ़ाएंगे आप लोग को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में,
ठीक है, इसी सेमेस्टर में, तो उसका IV कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ते हैं। IV कैरेक्टरिस्टिक में वोल्टेज और करंट को हम लोग रिलेट करते हैं या उसको शो करते हैं ग्राफ से, और यही कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे हम आप लोग को बताएंगे। अभी नहीं पढ़े हो, थोड़ा बहुत जो भी जानते हो उससे काम चलाओ, हड़बड़ाने का ज़रूरत नहीं है। अभी मेनली आपको नॉन लीनियर सर्किट के बारे में जानना है। ये जो डायोड होता है ना, ये 0.7 वोल्ट इनपुट से, यानी कि ये वोल्टेज सोर्स है, जब तक 0.7 वोल्ट नहीं दोगे तो ये कंडक्ट नहीं करता है, ये ऑफ स्विच की तरह काम करता है। तो 0.7 वोल्ट तक ये करंट के वैल्यू को क्या करता है, 0 रखता है। वोल्टेज तुम बढ़ाओगे लेकिन ये करंट नहीं पास करने देगा। वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, लेकिन ये करंट को पास नहीं करता क्योंकि ये एक स्विच की तरह काम करता है। तो ये कैसा काम करेगा, ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। कितना वोल्ट तक, तो 0.7 वोल्ट तक। तो देखो यहाँ पे जैसे ये ग्राफ कुछ देर तक वोल्टेज बढ़ने से करंट का वैल्यू क्या रहा, 0 रहा। उसके बाद 0.7 के बाद जब ये कंडक्ट करता है, ठीक ना, ऑलमोस्ट 0.7 पे कंडक्ट कर जाता है। उससे कम पे भी कर सकता है, ज़्यादा पे भी कर सकता है, लेकिन टिपिकल वैल्यू मान लो 0.7 ले लिए। तो 0.7 के बाद जब ये कंडक्ट करता है तो करेंट यार कम ही वोल्टेज बढ़ाने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि ये जो लाइन मिला ये एक एक्सपोनेंशियल लाइन मिला, एक्सपोनेंशियल लाइन। और एक बात और यहाँ पे इम्पोर्टेंट मिल गया आप लोगों को कि जो नॉन लीनियर सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसमें उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल लाइन से शो करते हैं, ठीक ना। और जो लीनियर सर्किट होता है उसको स्ट्रेट लाइन से शो किया जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स को। लीनियर सर्किट के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्ट्रेट लाइन से और नॉन लीनियर सर्किट के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सपोनेंशियल लाइन से। एक्सपोनेंशियल में क्या होगा कि ये लाइन जो है कर्व बनाएगा और स्ट्रेट लाइन में सीधे रहेगा। अब देखो यही चीज़ यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जब एक बार कंडक्ट कर गया 0.7 वोल्ट के बाद, तो यहाँ पे कम ही वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट कुछ ज़्यादा ही हिसाब से बढ़ता है और उसका रेशियो कभी मेंटेन नहीं रहता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर सर्किट बोलते हैं। और ये क्या है, एक रेक्टिफाइड सर्किट है। क्लियर है, थोड़ा बहुत जितना समझ में है काम चलाओ। बस इतना समझ लो एक लाइन में कि नॉन लीनियर सर्किट में वोल्टेज के साथ साथ करंट यूनिफॉर्मली चेंज नहीं होता है और लीनियर सर्किट में वोल्टेज के साथ साथ करंट यूनिफॉर्मली चेंज होता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जानना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत सारी जगहों पे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो एक बेसिक सर्किट का जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक ना, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सारा जानना आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे यूनिलैटरल सर्किट के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं इसको समझाऊंगा कि यूनिलैटरल सर्किट क्या होता है। देखो यूनिलैटरल सर्किट और बाइलैटरल सर्किट दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे। यूनिलैटरल सर्किट में क्या होता है कि करंट का डायरेक्शन अगर सर्किट में चेंज होगा तो उसके प्रॉपर्टी पे उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो चेंज हो जाता है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, यूनिलैटरल सर्किट में क्या होता है कि अगर आपका सर्किट का करंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा तो इसका जो प्रॉपर्टी होता है, इसका जो गुण होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए यहाँ पे हम आप लोग को समझाते हैं। देखो इस सर्किट का एक बेसिक प्रॉपर्टी रेसिस्टेंस है, इसको R एज्यूम कर लो, इसका रेसिस्टेंस है। और इस डायोड का मान लो कि वो रेसिस्टेंस जो है उसी को हम लोग R बोल लिए। इसका इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। डायोड जो होता है एक ऐसा सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स होता है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस मान लेते हैं कि R है। अब इसका R का जो वैल्यू है इसी पे अब हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको हम लोग इस R को मान लेंगे कि इस सर्किट का बेसिक प्रॉपर्टी है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस सर्किट में अगर करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो इस सर्किट का जो प्रॉपर्टी है वो चेंज होगा। तो वैसे सर्किट को हम लोग यूनिलैटरल सर्किट बोलते हैं। ठीक है, चलो देखोगे कि कैसे चेंज होगा। यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है इसको VAC लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? VAC लिख लेंगे। और ये जो वोल्टेज सोर्स है देखोगे इसका नेचर कैसा होता है, इसका वेवफॉर्म कैसा होता है। फर्स्ट ईयर में आप लोग अगर AC सर्किट अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो ये सारा बात आप लोग को पता होगा कि अगर AC वोल्टेज होगा तो उसका ये वेवफॉर्म होगा। इसी वोल्टेज सोर्स को हम लोग VAC बोले हैं और इसका ये वेवफॉर्म है। इसके वेवफॉर्म में क्या हम लोग कंसीडर किए, एक साइकिल कंसीडर किए हैं। ठीक है, अब एक साइकिल में हाफ पॉजिटिव होता है हाफ निगेटिव होता है। 0 से पाई तक पॉजिटिव होता है, पाई से 2 पाई तक निगेटिव होता है। आ रहा बात समझ में? हाफ साइकिल इसका पॉजिटिव और हाफ साइकिल निगेटिव इस वोल्टेज सोर्स का। वोल्टेज सोर्स क्या होता है? जो सर्किट में वोल्टेज सप्लाई देता है।
जो सर्किट में वोल्टेज भेजता है उसी को हम लोग वोल्टेज सोर्स बोलते हैं, ठीक ना। जैसे क्या है, एक एग्जांपल बताना चाहेंगे। हमारे घर में जो पापा हैं जो कि अर्निंग पीपुल हैं या अर्निंग पर्सन हैं, जो पैसा कमा के लाते हैं, तो वो एक सोर्स हैं, ठीक है, सोर्स ऑफ अर्निंग है, वही एनर्जी लेके आ रहे हैं। और तुम क्या हो, तुम पैसा खर्च करने वाले हो, तो तुमको सोर्स नहीं बोला जा सकता है, ठीक ना। तो हमारे घर में जो पैसे कमा के ला रहे हैं उसको हम लोग सोर्स बोलेंगे, क्योंकि वो पैसा कमाने का सोर्स है, वो पैसा लेके आ रहे हैं। तो सर्किट में सोर्स किसको बोला जाएगा? तो सर्किट में सोर्स उसको बोला जाता है जो या तो सर्किट में वोल्टेज सप्लाई देता है या करंट सप्लाई देता है, जो कि दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। अब चलो, अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब ये जो वोल्टेज सोर्स होता है इसका दो नेचर होता है। इसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। इसको अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अल्टर होते रहता है। जैसे पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, सुनोगे, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे टर्मिनल प्लस, यहाँ का टर्मिनल का पोलरिटी प्लस होता है और यहाँ के टर्मिनल का पोलरिटी माइनस होता है, 0 से लेके पाई तक। यानी कि फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए आपका यहाँ का टर्मिनल प्लस और माइनस। जैसे ही ये प्लस माइनस होगा ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है, और डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है तो ये एक ऑन स्विच का काम करता है। कैसा काम करता है? ऑन स्विच का काम करता है। और ऑन स्विच के केस में ये करंट को पास करने देता है। कोई भी स्विच जब ऑन कंडीशन में रहता है तो वो करंट को आगे पास होने देता है। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है जिसपे बहुत सारे स्विच लगे हुए हैं, पंखा का, लाइट का या और भी किसी चीज़ का, ठीक है, तो जब उस स्विच को ऑन करते हो तो क्या होता है? वो करंट को अलाउ करता है, आगे पास होने देता है। लेकिन उसको जब ऑफ करते हैं हम लोग तो वो करंट को वहीं पे क्या करता है? स्टॉप करता है। जब आप ऑन करते हो पंखा वाला स्विच तो पंखा चलने लगता है, इसलिए क्योंकि करंट वहाँ तक जा पाता है, ठीक है। अब देखो, तो मैंने क्या बताया कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये प्लस माइनस होगा तो डायोड ऑन हो जाएगा, और ऑन जब होगा तो यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो ये करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, और चूंकि ये सर्किट है तो क्लोज पाथ बनाएगा। यहाँ से वोल्टेज सोर्स से चलना स्टार्ट किया और यहीं पे पहुंच गया तो इसने एक क्लोज पाथ बनाया। और करंट का जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लॉकवाइज है, ठीक है। किस साइकिल में? तो फर्स्ट हाफ साइकिल में। अब देखो, जब ये ऑन हुआ तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 हो जाता है। कोई भी स्विच जब ऑन होता है, सुनोगे ध्यान से, आप लोग को ये बात पता होना चाहिए, कोई भी स्विच जब ऑन होता है तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो वहाँ से हाई वैल्यू का करंट पास होने लगता है। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होता है। हमेशा याद रखना है ओम्स लॉ, I इक्वल टू V/R, ठीक ना। R का वैल्यू जितना कम, करंट उतना ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई? तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। क्यों? क्योंकि ये ऑन हुआ तो उस समय रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 हो गया। मेनली आपको रेजिस्टेंस पे फोकस करना है, किसके लिए? यूनिलैटरल सर्किट के लिए। अब देखो क्या होगा, अब हमारा आएगा निगेटिव हाफ साइकिल का बारी। पाई से 2 पाई तक निगेटिव हाफ साइकिल सर्किट में फ्लो होता है, और जब निगेटिव हाफ साइकिल फ्लो होगा तो यहाँ का टर्मिनल का पोलरिटी चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाता है। ये एसी वोल्टेज जो होता है ना, ये टर्मिनल पे इसका पोलरिटी क्या होते रहता है? चेंज होते रहता है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस, माइनस प्लस। ये साइकिल जैसे जैसे आगे चलते जाता है प्लस माइनस। इसका नाम ही अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज। अल्टरनेट मतलब क्या होता है? उलट जाना, उल्टा होना। तो प्लस था वहाँ पे माइनस हो गया, माइनस था वहाँ पे प्लस हो गया। अब देखो क्या होगा, अब यहीं पे समझना है। देखो, जब ये प्लस माइनस था, इसको ना हम ब्लू कलर से बना लेते हैं। जब प्लस माइनस था तो यहाँ पे करंट जो है, आप लोग बेसिक लॉ जानते हो सर्किट का, जो कि लास्ट वीडियो लेक्चर में भी मैंने बताया था कि करंट हमेशा हायर पोलरिटी से लोअर पोलरिटी में फ्लो होता है। तो जब ये प्लस था, ये माइनस था, तो यहाँ से करंट चलना स्टार्ट किया था, डायोड से होते हुए, लोड से होते हुए इसी सोर्स में पहुँच गया था, क्लोज पाथ बनाया था, और ये क्लॉकवाइज रास्ता मिल गया था। अब पोलरिटी चूंकि चेंज हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, तो इस सर्किट में करंट फ्लो होना चाहेगा। अब देखो, तो सर्किट में करंट किधर से फ्लो होना चाहेगा? इधर से फ्लो होना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे करंट नहीं फ्लो होगा। यहाँ पे ये ग्रीन लाइन से बना लेते हैं, करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस केस में I का वैल्यू 0 हो जाएगा। ग्रीन से लिख रहे हैं मतलब समझ गए, यहाँ पे जब माइनस और प्लस से होगा तो करंट का वैल्यू 0 होगा। उसका कारण डायोड है। देखो होता क्या है, जैसे ही यहाँ पे माइनस हुआ और प्लस हुआ तो ये डायोड रिवर्स बायस हो जाता है। प्लस माइनस था तो फॉरवर्ड बायस, क्योंकि इसके एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहा था, ये इसका कैथोड टर्मिनल है।
ये एनोड और ये कैथोड। तो उस समय ये फॉरवर्ड बायस हो रहा था। थोड़ा पेशेंस रख के समझोगे, ये सब नया चीज़ बहुत लोग को मिल रहा होगा, हालांकि फर्स्ट ईयर में भी ये सब था पढ़ना, ठीक ना। तो ये डायोड पॉजिटिव निगेटिव के केस में फॉरवर्ड बायस हो गया था, ऑन स्विच का काम किया। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इतना समझो कि प्लस माइनस जब था तो ये ऑन हो गया। अब क्या हो गया, माइनस प्लस होगा तो ये रिवर्स बायस होगा, अब ये ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और जब ऑफ होगा तो कोई भी स्विच, दुनिया का कोई भी स्विच जब ऑफ होता है तो उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू इन्फिनाइट हो जाता है, ठीक है। अब इसी से हम लोग को मतलब है, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ। एक बार करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, दूसरी बार ऐसे फ्लो करना चाहा, ठीक ना, चाहा है, इसको फ्लो नहीं होने दिया, लेकिन इधर से करंट सोचो कि टेंस टू मूव करना चाहा। तो उस समय क्या हुआ, करंट के फ्लो के डायरेक्शन के कारण, ठीक है ना, यहाँ पे चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट हुआ, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट हुआ, ठीक ना। तो करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ तो देखो एक प्रॉपर्टी इसका चेंज हो गया, रेसिस्टेंस। कौन सा प्रॉपर्टी चेंज हुआ, तो रेसिस्टेंस का वैल्यू। जब करंट आपका क्लॉकवाइज जा रहा था तो रेसिस्टेंस 0 था, जब एंटी क्लॉकवाइज गया करंट तो यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या था, इन्फिनाइट हो गया, ठीक है। पहले 0 था, अब इन्फिनाइट हो गया, तो एक प्रॉपर्टी चेंज हुआ। तो ऐसा सर्किट जिसमें फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होने से उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, उसी को हम लोग यूनिलेटरल सर्किट बोलते हैं, ठीक है। आगे के बहुत सारे पेपर्स में ये सब टर्म मिलते रहता है कि भैया ये यूनिलेटरल सर्किट है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आता कि यूनिलेटरल सर्किट क्या होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग इसके डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक सर्किट चेंजेज इट्स प्रॉपर्टीज विद द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, ये जो लाइन है ना, इसको याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा। देन द सर्किट इज कॉल्ड यूनिलेटरल सर्किट। बोला जा रहा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक सर्किट चेंजेज इट्स प्रॉपर्टीज विथ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, चेंज ऑफ, यहाँ से याद रखना है, चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट। अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट चेंज हो रहा है और उसके साथ साथ इसका प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे रेसिस्टेंस का वैल्यू चेंज हुआ तो ये एक प्रॉपर्टी था इसका, तो वैसे सर्किट को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल सर्किट बोलेंगे। द सर्किट कंसिस्ट ऑफ डायोड लाइक रेक्टिफायर सर्किट इज एग्जांपल ऑफ यूनिलेटरल सर्किट, ठीक है। कोई सर्किट जिसमें डायोड प्रेजेंट होता है, जैसे कि एक रेक्टिफायर सर्किट है, तो रेक्टिफायर सर्किट एक यूनिलेटरल सर्किट होता है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सर आपने अभी कुछ देर पहले नॉन लीनियर सर्किट में भी यही सर्किट एग्जाम्पल के तौर पे बताया था, ये भी एक रेक्टिफायर सर्किट था, ये भी एक रेक्टिफायर सर्किट है, तो इसको हम लोग नॉन लीनियर सर्किट बोलेंगे कि यूनिलेटरल सर्किट बोलेंगे। तो इसका सिंपल सा जवाब है, ये जो रेक्टिफायर सर्किट है इसको नॉन लीनियर सर्किट भी बोल सकते हो और यूनिलेटरल सर्किट भी बोल सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई सर्किट एक ही टाइप से बिलोंग करेगा, नहीं नहीं, इसको आप रेक्टिफायर सर्किट को नॉन लीनियर सर्किट भी बोल सकते हो और यूनिलेटरल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे बाइलेटरल सर्किट। यहाँ पे अब हम लोग बाइलेटरल सर्किट को यूनिलेटरल सर्किट से रिलेट करके पढ़ेंगे। यूनिलेटरल सर्किट में मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के कारण इस सर्किट का प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, तो वैसे सर्किट को हम लोग यूनिलेटरल सर्किट बोलते हैं, जिसमें चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, अगर फ्लो ऑफ करंट क्या हो रहा है या फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, करंट का जो इस सर्किट में बहाव है उसका अगर दिशा चेंज हो रहा है तो इसका प्रॉपर्टी चेंज हो जा रहा है। रेसिस्टेंस का वैल्यू 0 था, इन्फिनाइट हो गया, तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी था। अब उसका उलट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि बाइलेटरल सर्किट आप गेस कर सकते हो क्या होता है। तो आप बोल सकते हो कि बाइलेटरल सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के कारण कोई उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। तो चलिए पहले इसके एक सर्किट से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक एसी सर्किट कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। इस एसी सर्किट में एसी वोल्टेज हमने अप्लाई किया, एक यहाँ पे रेसिस्टर लगाया, एक लोड लगाया है, बस तीन ही कंपोनेंट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब देखो इसका जो बेसिक प्रॉपर्टी है हम लोग मान लेते हैं रेसिस्टेंस। यहाँ पे भी मैंने डायोड का रेसिस्टेंस कंसीडर किया था, लेकिन ये जो रेसिस्टेंस था इंटरनल रेसिस्टेंस था। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे भी क्या होगा कि ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है पर साइकिल अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। एसी सर्किट में करंट अपना डायरेक्शन क्या करते रहता है, चेंज करते रहता है, एक बार क्लॉकवाइज तो दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो फर्स्ट साइकिल में यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो करंट तुम्हारा कुछ ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, यहाँ से चलना शुरू करेगा, यहीं पे पहुँच जाएगा, एक क्लोज पाथ बनाया, सर्किट कहेंगे, ठीक है। अब देखो उस केस में इसका जो रेसिस्टेंस होता है
वो मान लेते हैं कि कुछ होगा, ठीक ना। तो इसका रेसिस्टेंस जो होता है, अभी सपोज करो कि 10 किलो ओम है। कितना है? 10 किलो ओम है। तो जब करेंट आपका क्लॉकवाइज फ्लो किया था तो रेसिस्टेंस का वैल्यू 10 किलो ओम है। अब देखो होगा क्या, अब निगेटिव हाफ साइकिल का बारी आएगा तो यहाँ पे पोलरिटी चेंज होगा, माइनस प्लस, और करंट आपका कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। यहाँ से चलना शुरू करेगा और यहीं पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हायर पोलरिटी से लोअर पोलरिटी की तरफ देखो ये करंट ऐसे फ्लो होगा। यहाँ से निकला, यहाँ पे जाएगा, यहाँ से होते हुए वापस आ जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो किया। अब सवाल ये है कि रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो उस केस में भी रेसिस्टेंस का वैल्यू 10 किलो ओम ही होगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, यानी कि डू नॉट चेंज हो गया, ठीक है, डू नॉट चेंज हो गया। किसका वैल्यू? तो रेसिस्टेंस का वैल्यू। करंट अपना डायरेक्शन चेंज किया बट इसका जो रेसिस्टेंस वैल्यू है दोनों केस में सेम रहा। अगर करंट क्लॉकवाइज में फ्लो हो रहा है तब भी इसका 10 ओम रहा वैल्यू, जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो किया तब भी इसका 10 किलो ओम पहले भी था और बाद में भी 10 किलो ओम हुआ। तो आपका रेसिस्टेंस का वैल्यू चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे सर्किट को हम लोग बाइलेटरल सर्किट बोलते हैं। याद रखोगे, क्या बोलते हैं? बाइलेटरल सर्किट बोलते हैं। यहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ पढ़ा रहे हैं, ये सब चीज़ आप लोग को जेईई एग्जाम्स में पूछा जाता है। अभी से ही एकदम फोकस करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। थर्ड सेमेस्टर से जो बच्चे सीरियस हो जाते हैं वो एक अच्छा इंजीनियर भी बन जाते हैं। अच्छा इंजीनियर मैं उनको बोलता हूँ जो नॉलेजफुल इंसान होते हैं या जो नॉलेजफुल स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। आप इंजीनियरिंग पढ़ लिए लेकिन इंजीनियरिंग का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपका पढ़ाई बेकार है, ठीक है। तो आप नॉलेजफुल इंजीनियर भी बन जाते हो और बढ़िया जॉब भी ले लेते हो सीरियस होकर अगर पढ़ाई करते हो तो। चलिए ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इफ़ द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट डू नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। बोला जा रहा है कि अगर प्रॉपर्टी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का डू नॉट चेंज मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा विद द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के चेंज होने से उसके प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो उसको बाइलेटरल सर्किट बोलेंगे। द इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन एंड प्योर रेसिस्टिव सर्किट इज द एग्जांपल ऑफ बाइलेटरल सर्किट। आगे के क्लासेज में जब पावर सिस्टम हम लोग पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आप लोग को ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पढ़ाया जाएगा। ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ही आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँच रहा है पावर स्टेशन से। ये जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है कहाँ से आ रहा है? तो पावर स्टेशन से। तो ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ये सब बहुत तरह के लाइन्स होते हैं, आगे आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक ना। फिलहाल अभी समझ लो कि ट्रांसमिशन लाइन एग्जांपल है किसका? बाइलेटरल सर्किट का या प्योर रेसिस्टिव सर्किट। प्योर रेसिस्टिव सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर रहता है, जैसे यहाँ पे है, तो ये आपका प्योर रेसिस्टिव सर्किट है। और भी बहुत सारे सर्किट्स होंगे। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट क्या है? करंट के डायरेक्शन चेंज होने से उसके पैरामीटर पे कोई असर या उसके प्रॉपर्टी पे कोई असर नहीं पड़े तो उसको बाइलेटरल। अगर करंट के डायरेक्शन चेंज होने से उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है तो यूनिलेटरल, ठीक है। लीनियर सर्किट क्या होता है? तो उसमें हमने आप लोग को बताया था कि अगर वोल्टेज चेंज हो रहा है तो करंट भी यूनिफॉर्मली चेंज हो तो उसको लीनियर सर्किट। नॉन लीनियर सर्किट क्या होता है? तो हमने बताया था कि वोल्टेज चेंज होने से उस सर्किट में करंट यूनिफॉर्मली चेंज नहीं होता है। सारे चीज़ों को दम चलते फिरते याद रखिए, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को इलेक्ट्रिक नेटवर्क पढ़ाऊँगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, ठीक है। थैंक यू।